So first of all, very good afternoon to all the partners, team member, clients. ये दिवाली का माहौल है, दिवाली का फेस्टिवल है। सो सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। नया साल भी आने वाला है, तो प्रोस्पेरस न्यू ईयर टू एवरीवन। सो दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग आफ्टर फॉर ऑफिशियली प्रूडेंट ब्रोकिंग इज मर्ज विद प्रूडेंट कॉर्पोरेट। ये जो हम लोग आज रिसर्च का ही बेसिकली आज ये सेशन है। ये सेशन क्योंकि हम लोग प्रूडेंट ब्रोकिंग जो है वो प्रूडेंट कॉर्पोरेट मर्ज होने के बाद ये पहला सेशन हम लोग रिसर्च के रिलेटेड कर रहे हैं। तो मैं जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि प्रूडेंट ब्रोकिंग जो सब्सिडियरी कंपनी थी प्रूडेंट कॉर्पोरेट की, वो प्रूडेंट ब्रोकिंग में मर्ज हो चुकी है। और ये हमारा एक पहला सेशन है जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा मैं अब बाकी बैकग्राउंड भी बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग ब्रोकिंग बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, क्या हमारा स्ट्रक्चर है आज के दिन में, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं और क्या हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि हमारे पार्टनर्स के थ्रू उनके क्लाइंट्स को और पार्टनर्स को सर्विसेज मिल सके। सो सबसे पहले ये एक ऑफिशियली जो था कि प्रूडेंट कॉर्पोरेट प्रूडेंट ब्रोकिंग मर्ज हो रहा है वो हो चुका है। इसमें पार्टनर्स को जो एक रिक्वायरमेंट आती थी रिलेटेड टू सारा बैक ऑफिस का बिजनेस कैसे एक्सपेंड करे, उसके लिए रिलेशनशिप मैनेजर का अकाउंट ओपनिंग कैसे होगा, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चरली हमने डेवलप कर लिया है। प्रूडेंट ब्रोकिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइग्रेशन जो हमने लगभग 16 सितंबर को किया था, प्रूडेंट ब्रोकिंग का जो जितना बिजनेस था, जितने क्लाइंट्स थे, जितना ट्रेड्स था, वो 16 तारीख से प्रूडेंट ब्रोकिंग से मर्ज होकर प्रूडेंट कॉर्पोरेट में आ गया। तो लास्ट एक महीना थोड़ा ट्रांजिशन फेज था। इनिशियली हमारे क्लाइंट्स को, हमारे पार्टनर्स को काफी तकलीफ भी हुई, क्योंकि वो एक ट्रांजिशन फेज है। हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी ग्रेजुअली हमने देखा है कि काफी सारी क्वेरीज जो आ रही थी रिलेटेड टू कोई भी चीज का जो जरूरत थी, चाहे वो डीडीपीआई रिलेटेड था, मोबाइल, वो लगभग लगभग अभी सॉल्व हो गया है। प्रूडेंट ब्रोकिंग के भी जो पार्टनर्स इनिशियली जो एक फेस किए थे कि भाई काफी तकलीफ आ रही थी, वो हमने रिजॉल्व ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी एक दो चीज और है जो कि एक बेसिकली आरटीए से जो हमारा जो शेयर वगैरह है, जो क्लाइंट का जो डीमैट अकाउंट क्लोज हो गया था, उसके रिलेटेड एक दो क्वेरी है जो हम लोग काफी फॉलो अप कर रहे हैं आरटीए से, और उम्मीद है हमें कि बहुत ही जल्दी इसका सोल्यूशन भी हम अपने क्लाइंट्स को, पार्टनर्स को देंगे। सो ऑलमोस्ट हमारा ट्रांजिशन फेज खत्म हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चरली जो क्लाइंट को बैक ऑफिस, क्लाइंट को जो फ्रंट ऑफिस चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, वो सब हमारा डेवलप ऑलरेडी हुआ हुआ था फंड बाजार ब्रोकिंग में। वो सारा आज के दिन में प्रूडेंट ब्रोकिंग के भी जितने क्लाइंट्स हैं जो हमारे यहाँ शिफ्ट हो, उनको सब सारी फैसिलिटी मिल रही है। पार्टनर्स एंड के लिए पार्टनर्स को भी जो चाहिए, जितनी तरह की रिपोर्ट्स चाहिए, जो भी होल्डिंग चाहिए, लेजर चाहिए, आईपीओ करना है, जितनी तरह के भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चरली रिक्वायरमेंट था, वो सारा कुछ पहले से भी पार्टनर डेस्क जो आपका था उसमें ऑलरेडी अवेलेबल था। अभी मर्जर के बाद हमने उसको और काफी इन्हांस किया है, उसमें जितनी तरह की रिपोर्ट्स थी हमने वहां पर भी दी है। तो आपका जो खुद का पार्टनर लॉगिन है, आप अगर उसमें स्टॉक ब्रोकिंग टैब में जाएंगे, स्टॉक ब्रोकिंग टैब के अंदर आप देख सकते हैं वैल्यूएशन रिपोर्ट है, बैक ऑफिस रिपोर्ट है, आरएमएस रिपोर्ट है। आपको अदर रिपोर्ट में आईपीओ करना है, आपको प्लेज करना है, सारा रिपोर्ट जो कि हमारे प्रूडेंट ब्रोकिंग के एंगल से, जो कि हमारे बाकी बिजनेस का एक रिक्वायरमेंट था, वो सारा चीज आज के दिन में स्टॉक ब्रोकिंग टैब के अंदर हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर दी गई है। वो सारा चीज काफी स्मूथली चल रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, आप उसको यूज करो, आप उसको देखो। आपको कहीं पर भी और भी कोई सजेशन लगा तो आप जरूर अपने कंसर्न आरएम को या आप मेल के थ्रू हमें बता सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था लास्ट डेढ़ दो साल हम लोग जो फंड बाजार ब्रोकिंग को प्रमोट कर रहे थे, उसमें एक ही चीज था जो हम लोग बार बार बोलते रहे हैं, हम लोग, हमारी टीम भी बोलती रही है, हमारे आरएम भी, आपको, कि हम लोग इन्वेस्टिंग को कैसे प्रमोट करें। हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि क्लाइंट को डीमैट ट्रेडिंग जो है वो एक प्रोडक्ट की तरह हम लोग पहुंचाएं, क्योंकि आप लोग, हम लोग सब म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए लोग हैं, वेल्थ क्रिएशन जर्नी में है। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग को भी कैसे आप एक प्रोडक्ट की तरह, एक सर्विस की तरह, और कैसे क्लाइंट को पैसा बनाने में हम लोग मदद करें, वही हमारा शुरू से इंटेंशन रहा है। उसी उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने स्टॉक ब्रोकिंग भी फंड बाजार ब्रोकिंग के थ्रू हमने आगे जाके उसका प्रमोशन किया है, मार्केटिंग किया है। लास्ट एक डेढ़ साल में काफी नंबर ऑफ अकाउंट भी खुले हैं, काफी क्लाइंट भी हमारे आज के दिन में एक्टिव हैं, और काफी पार्टनर्स भी इसमें अपने क्लाइंट्स का पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अकाउंट खोल रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग कल्ट को हम लोग कैसे प्रमोट करें, हमारा शुरू से यही ऑब्जेक्टिव रहा है। मल्टीपल प्रोडक्ट, जहां पे प्रोडक्ट के अंदर से अगर मैं सोचूं तो
क्या ऐसा हम दे जहां क्लाइंट पैसा बनाए। मैं बार बार दो तीन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। क्लाइंट पैसा कैसे बनाए, उसको कैसे नुकसान नहीं हो, या हो भी तो कम से कम हो। उस एक्टिविटी को हम लोग कैसे प्रमोट करें, वो हम लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं बार बार। जिसमें जब मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, मल्टीपल प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो मार्केट में आज के दिन में क्या क्या चीज़ है, हम लोग उसको कैसे प्रोवाइड करें, वो क्लाइंट एंड तक कैसे जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर प्रोडक्ट में अगर हम लोग देखें तो स्मॉल केस, जो कि हमारा एक सबसे पहला प्रिफर्ड प्रोडक्ट रहा है, जहां मेरे हिसाब से काफ़ी क्लाइंट्स और पार्टनर्स भी ऑलरेडी आज के दिन में अपने क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट करवा चुके हैं। हमने खुद, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट लास्ट 2 साल का है, मैंने उसमें एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया। तो एसआईपी के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा खुद का XIR रिटर्न है वो लगभग 44-45% का आ रहा है। तो लास्ट 3 साल अगर देखें तो इक्विटी मार्केट ने ट्रेमेंडस रिटर्न दिया है। हम लोग सब म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, हम लोग ने देखा है कि हमारा XIR मोर देन 15-16% आ रहा है, अगर आप एक डाइवर्सिफाइड बुके ऑफ म्यूचुअल फंड के थ्रू या स्टॉक के थ्रू इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन हम लोग सब इंडस्ट्री में काफी समय से हैं, काफी क्लाइंट्स हमारे जो पुराने हैं वो जानते हैं कि इक्विटी का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है 10 साल 20 साल का, वो एवरेज कहीं ना कहीं 14-15% के आसपास ही आता है। तो एक तो हमें अपना एक्सपेक्टेशन घटाना पड़ेगा। मैं एमएफ की तरफ से बात नहीं करूंगा, स्टॉक की बात करूंगा कि स्टॉक जब क्लाइंट लेता है तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कैसे वो रिस्क को मिनिमाइज कर सके, और क्या उसको करना चाहिए जिससे कि वो स्टॉक इन्वेस्टिंग का भी एक अच्छा उसको एक्सपीरियंस हो। हम लोग चाहते हैं बेसिकली हमारे क्लाइंट्स, हमारे पार्टनर्स को, एक जो बाजार में एक मिथ है कि भाई शेयर बाजार में हम पैसा लगाते हैं तो पैसा नहीं बनता है, उस मिथ से हम लोग कैसे बाहर निकालें, क्या उनको सही गाइड करें जिससे क्लाइंट को एक ये रहे कि भाई नहीं, स्टॉक में भी अगर हम पैसा लगाते हैं, इवन अच्छा स्टॉक में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो भी पैसा बनता है। हमें वो पिक्चर, वो हमें एक सीन क्रिएट करना है हमारे क्लाइंट्स के सामने, हमारे पार्टनर्स के सामने। ना कि हम क्लाइंट को ये बोले सर ये ऑप्शन करिए, आप ये डेरिवेटिव्स करिए, जहां पे हम नहीं। इंडिया में आज के दिन में चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे बड़ा फंड मैनेजर हो या ब्रोकर, उसको भी वो प्रमोट नहीं कर रहा है, वो डिमोट कर रहा है। इवन रिसेंटली आप लोगों को पता है कि एक्सचेंजेस ने भी काफी सारे जो एक्सपायरी ट्रेड थे वो भी बंद कर दिए हैं। एक्सचेंज भी नहीं चाहता है, सेबी लेवल में भी लोग नहीं चाहते कि ऑप्शंस को प्रमोट करके, जहां हमें पता है कि लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वो चीज हो। हम लोग प्रूडेंट में सिंपली चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग को प्रमोट करें, जहां क्लाइंट को हम ये बोल सकते हैं कि सर आपके पास जितना पैसा है आप उसी पैसे को लगाइए। आपको जो जो बाई करना है वो प्रूडेंट की रिसर्च टीम आपको एडवाइस कर रही है। आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है, आप डाइवर्सिफाइड हो। तो मैंने पर्सनली भी ये चीज देखा है, इवन आप भी ऑब्जर्व करते हो कि आपका 1 लाख रुपया, अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक में अगर 1 लाख रुपया लगाया है, और 1 लाख रुपया आपका कहीं ना कहीं अगर 10 स्टॉक में है, आपने 10-10 हज़ार रुपये करके अगर 10 स्टॉक आपने डाला है, तो अगर रिसेंटली अगर हम लोग फॉल की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं टॉप से आज के दिन में इंडेक्स टर्म में 7 से 8% गिरा है। अगर हम लोग निफ्टी टर्म्स में देखें तो बाजार लगभग 7 से 8% गिरा है। तो आप अगर एमएफ को देखें या पीएमएस को देखें या कोई भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को आप देखें, जहां आपने कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स ले रखे थे, 10 12 15, वो पोर्टफोलियो हार्डली अगर देखा जाए तो वो 12-15% डाउन हुआ है। अगर इंडेक्स 7-8% डाउन हुआ तो 10-12% वो डाउन हुआ है। लेकिन यही पैसा किसी क्लाइंट ने अगर स्पेसिफिकली एक दो स्टॉक में लगाया या किसी एक सेक्टर में लगाया, तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक, स्पेसिफिक स्टॉक वो 20-30-40% भी गिरा है। अगर कोई थीम में लगा है तो वो भी 30-40% गिरा है। तो जब हम लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, जब हम लोग स्टॉक पिक करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम और अपने क्लाइंट को हम लोग ये बार बार गाइड करें कि सर आपके पास जो भी पैसा है, आप कम से कम उसको 12-15 स्टॉक में डालें, आप डाइवर्सिफाइड रहें। क्या लेना है उस पे मैं आता हूँ, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो मैं हर जगह जाके जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो भी हम लोग ने हर जगह यही पार्टनर्स को बताया है कि आप क्लाइंट को, एक सिंपल मंत्रा है कि आप डाइवर्सिफाइड रहें। आपका 1 लाख रुपया कम से कम 12-15 स्टॉक में अगर रहेगा, तो अभी जो मार्केट में हमने फॉल देखा है, आप देखिएगा आपको आपको और आपके क्लाइंट को बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अब हम लोग आते हैं, हम लोग को लेना क्या है, हम लोग को करना क्या है। तो बहुत डीप में तो रिसर्च में आपको निहाल है, हमारे प्रदीप भाई है, बाकी टीम आपको बताएगी। और बेसिकली आज हम लोग जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, जो दिवाली पिक्स हमने हमारी रिसर्च टीम ने निकाला है, जो हमने सारे क्लाइंट को मेल भी किया है, फंड बाजार के हमारे जितने क्लाइंट हैं जिनको एक इन्वेस्टिंग
करना है स्टॉक में, तो उनको भी सबको मेल गया है, वो उसको कर सकते हैं। उसका क्या रैशनल है वो बेसिकली आज हमारी रिसर्च टीम से निहाल आपसे डिस्कस करेगा, टेक्निकल एंगल से वीरेन डिस्कस करेगा। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो हमारा एक मेरा खुद का जो 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस रहा है, अब लास्ट 3 साल में अगर आप इसको कोरिलेट करते हैं, अब अगर लास्ट 3 साल अगर आप देखोगे इस जस्ट करेक्शन से पहले, तो हर क्लाइंट जिसको आप कुछ भी बोलते तो उसके पास अपने पास 2-3 स्टॉक रहता था। हर क्लाइंट इस करेक्शन से पहले एक फंड मैनेजर था, उसको पता है, उसको आप कुछ बोलोगे उससे पहले वो बोल देता था मेरे पास तो ये खबर है, ये चलेगा, हम सर आप हमको क्या बताएंगे, हम आपको 4 स्टॉक। लेकिन अभी आप देखो, आप उसी क्लाइंट से मिलो और उसका अभी ये जो करेक्शन 6-7% का आया, आप देखो तो वो एक पीरियड था, वो एक समय था जो कि ऑलमोस्ट निकल गया है। अब इस करेक्शन के बाद लोगों को अल्टीमेटली समझ में आएगा कि गुड क्वालिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, अर्निंग्स क्या होता है। जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसी कंपनी को होल्ड करना है, जिसका प्रमोटर अच्छा है उसी को लेना है। तो अब कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि इस करेक्शन के बाद एक जो रिसर्च का एक ऑरा है, रिसर्च का एक जो प्रेजेंस है, उसकी एक जो वैल्यू है, आप अपने क्लाइंट से, हमारी टीम से भी बोलूंगा कि आप जब बात करते हो उसको कि नहीं ये कोई भी कॉल जनरेट किया गया है किसी भी समय के लिए, उसको एक वैल्यू अप्रिशिएशन हम लोग को लगता है जरूर मिलना चाहिए। और हमें अच्छे से पता है कि क्लाइंट अगर उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पैसा बना सकता है। और इसी चीज को हम लोग को बार बार डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी ये चीज देखा है। जब पार्टनर वगैरह से मिलता हूँ तो कई बार पार्टनर बोलते हैं कि सर क्लाइंट के पास तो अकाउंट बहुत जगह है, उसने तो यहाँ भी अकाउंट खोल रखा है, वहां भी अकाउंट खोल रखा है, एक एक क्लाइंट के पास 10-10 जगह आज के दिन में डीमैट ट्रेडिंग है, तो वो क्यों खोलेगा हमारे यहाँ, क्यों प्रूडेंट में आएगा। आप सिंपल सर एक चीज नोट कर लो मेरी बात, जहां क्लाइंट पैसा बनाएगा, जहां क्लाइंट पैसा बनाएगा क्लाइंट वहीं रहेगा। क्लाइंट कहीं पर भी अगर लगातार नुकसान दे रहा है या पैसा नहीं बना रहा, वो लंबे समय उस ब्रोकर के यहाँ नहीं रहेगा। इसीलिए मेरा मंत्र और पूरी टीम का मंत्र और प्रूडेंट का एक ही मंत्र है कि हम लोग कैसे क्लाइंट को पैसा बनाने में मदद करें, बाजार में कोई फॉल आए तो उसको पैसा बचाने में मदद करें। अगर ये दो चीज पे हम लोग फोकस करते हैं, आप मान के चलिए आपका क्लाइंट कहीं पर भी है, वो आपके पास जरूर आएगा और वो जरूर पैसा बनाएगा। इसी इंटेंशन के साथ हम लोग को ब्रोकिंग का बिजनेस आगे लेके जाना है। दूसरी कुछ और बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन हम लोग बात कर लिए, प्रोडक्ट में काफी चीजें, एग्जीक्यूशन की भी हम लोग बात करते हैं कि जैसे कई पार्टनर्स का हम लोग जब मिलते थे उनको एक चीज ये भी आता था कि सर ठीक है मोबाइल ऐप आप दे रहे हो, आप वेब दे रहे हो, लेकिन आज के दिन में भी कहीं ना कहीं 20% क्लाइंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी को फोन करके उनको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उनको आज के दिन में भी किसी ना किसी से बात करना है, या वो मोबाइल ऐप यूजर नहीं है या कहीं ना कहीं जो हम लोग बोलते हैं उनको हिच है, जो कि वो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास एक एग्जीक्यूशन की भी फैसिलिटी है, एक कॉल एंड ट्रेड डेस्क है, जहाँ पे डीलर्स हैं। आपका कोई भी क्लाइंट लगता है कि नहीं मोबाइल से नहीं ट्रेड कर सकता है, वहाँ क्लाइंट रजिस्टर्ड मोबाइल से फोन करेगा तो डीलर के थ्रू ट्रेड भी एग्जीक्यूट करवा सकता है। मैंने इस ऑप्शन को इसलिए बोला क्योंकि काफी पार्टनर्स के क्लाइंट जो हैं नए नए भी बाजार में आ रहे हैं, पुराने भी हैं, तो उनको वो ट्रेड फोन करके बात करने का एक कहीं ना कहीं आदत है। 99% तो अभी धीरे धीरे करके लोग मोबाइल ऐप की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग कुछ बचे हुए हैं जिनको कि भाई फोन करके ही करना है, तो वहां पर भी अपने पास एक फैसिलिटी दी हुई है। तीसरा जो आपको निहाल और हमारी रिसर्च टीम डीप में बताएगी, मैं खाली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। एक हुआ कि जो रिसर्च कॉल आ रहा है उसमें दो सिंपल चीजें, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जैसे जो प्रूव आइडिया आपसे निहाल डिस्कस करेगा, वो एक पूरा फंडामेंटल बाई है जहां पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। हम लोग थोड़ा उसके बारे में तो डीप में आपसे बात करेगी टीम हमारी। मैं थोड़ा टेक्निकल कॉल जो हमारा शॉर्ट टर्म आता है, मैंने उसको भी ऑब्जर्व किया है लास्ट 2-3 साल में। अब आपका जो क्लाइंट है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जो क्लाइंट ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खोलता है ना, उसका पेसेस कम होता है। वो एमएफ की तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला लोग कम आते हैं यहाँ पे। जो भी लोग आते हैं उनका यही रहता है कि भाई कैसे भी करके महीने में रिटर्न बने, मेरे को ऐसा स्टॉक बताइए अंकुर जी, 1 दिन 10 दिन, 1 महीना 3 महीना 1 साल रखे, वहां हमको रिटर्न बने। तो जब हम ट्रेडिंग डीमैट खोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रीड वो साथ में आप मान के चलो क्लाइंट का रहता ही रहता है। तो उस सेगमेंट ऑफ क्लाइंट जिनका एक
रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हमको 1 साल, 1 महीने, 1 दिन या 10 दिन के लिए आप हमको स्टॉक बताइए। या वैसे भी सेगमेंट ऑफ क्लाइंट है जिनको ऑप्शंस ही करना है, आप बिंदास होके, एकदम मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, आप सारे क्लाइंट को हमारा टेलीग्राम चैनल में आप ऐड कराओ। आप बेफिक्र रहो। क्यों बेफिक्र रहो, मैं उसमें बताता हूँ। पहला बात है कि हमारा जो ट्रेडिंग कॉल भी जो हमारी टीम दे रही है ना, वो प्योर निफ्टी के जो 500 स्टॉक है, निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 में जो स्टॉक है वो प्योर फंडामेंटली ड्रिवन ही स्टॉक है। हम लोग बियॉन्ड 500 स्टॉक दे ही नहीं रहे। तो आपको ये टेंशन ही नहीं है कि आपका क्लाइंट अगर कोई प्रूडेंट का रिकमेंडेड स्टॉक लेता है, जो कि शॉर्ट टर्म हो या कुछ भी हो, वो स्टॉक कहीं कोई खराब स्टॉक नहीं रहेगा। तो पहला टेंशन आपका खत्म। आपके क्लाइंट, आप अगर कोई भी रिकमेंड कर रहे हो उसमें से, वो स्टॉक पूरा निफ्टी 500 स्टॉक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब जब हम लोग टेक्निकल का बात करते हैं तो वहां हरदम एंट्री और एग्जिट प्राइस रहेगा ही रहेगा। क्लाइंट आपका एंट्री एग्जिट करे, बेस्ट है, पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करना आसान है, लेकिन वो लोग अभिमन्यु बन जाते हैं, वो फंस जाते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी स्टॉक में क्लाइंट फंसेगा ना, तो आपका ये टेंशन नहीं है कि वो किस तरह के स्टॉक में फंसा है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला, हम लोग निफ्टी 500 का स्टॉक ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे कोई क्लाइंट अगर ले लिया, और अभी इस तरह का जो बाजार लास्ट 1 महीने में, सिर्फ 1 महीने में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री बन गई है। बाजार इतना गिर गया, एफआई ने आज तक इतना सेलिंग नहीं किया, अभी 11-12 बिलियन डॉलर का एफआई ने माल बेच दिया, जो आज तक नहीं हुआ। इस तरह का फॉल में भी अगर क्लाइंट कोई मान लीजिए टेक्निकल स्टॉक ले रखा है, जो इंडेक्स का स्टॉक है, वो फंस गया, तो क्लाइंट आपको कभी कुछ टेंशन वाला बात नहीं रहेगा। आपका वो स्टॉक जब भी बाजार में फिर से बाउंस बैक आएगा, क्योंकि वो अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल कॉल था, स्टॉप लॉस कट गया, क्लाइंट नहीं निकल पाया, जब भी बाजार दोबारा बढ़ेगा आप बेफिक्र रहो, आपका वो स्टॉक फिर से प्राइस जरूर आने की उम्मीद है। फिर भी मैं बोलता हूँ, कहीं आपका कोई क्लाइंट अगर प्रूडेंट का कोई स्टॉक में फंस गया है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, रिसर्च के लिए स्पेसिफिकली व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें व्हाट्सअप करो। अगर हमारा स्टॉक है, हमने रेकमेंड किया है, हम उसको जरूर ट्रैक करके आपको अपडेट करेंगे। अगर वो फंडामेंटल बाई है, 1 साल 1.5 साल, उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है। आप रिपोर्ट को मांगो, आपको रिपोर्ट मिलेगा। आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म प्रू अल्फा कॉल गया गया है, जो टेक्निकल बाई है, वहां पे क्लाइंट नहीं एग्जिट किया है, प्राइस घट गया, हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको सपोर्ट करेगी कि सर आप कब होल्ड करिए, एवरेज करना है कि नहीं करना है, एग्जिट करना है तो आपको प्रूडेंट जो आपको जितने तरह के रिसर्च कॉल भेज रहा है, उसमें आपको प्रूडेंट हर वक्त, हर समय आपको कहीं ना कोई माध्यम से, टेक्निकल माध्यम से, आरएम माध्यम से आपको वहां सपोर्ट करेगा। आप उसको पूछ सकते हैं। और पर्सनली मेरा मानना है, मैं खुद पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, लेकिन मैंने देखा है कि अपना दिमाग लगा के मेरा कभी पैसा नहीं बना है। मैंने जो रिसर्च की बात सुनी है, जो रिसर्च मेरे को कॉल देता है, या मैं किसी के भी रिसर्च को, मैं पहले प्रूडेंट का ही रिसर्च सुनूंगा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने देखा है कि कोई बंदा अगर रिसर्च कर रहा है जो कि फुल टाइम उसमें डेडिकेटेड है, जिसमें उसमें 15 साल 20 साल उसने दिया है, 10 साल उसने टाइम दिया है, तो मेरा पर्सनली यही मानना है कि वो मेरे से बहुत बेहतर है। और मैंने जब भी मेरा खुद का दिमाग लगाया, वहाँ नुकसान ही किया है, वहाँ पैसा नहीं बना, वो स्टॉक पड़ा ही रहता है। जब भी मैंने रिसर्च टीम की या रिसर्च के थ्रू कोई भी स्टॉक समझा है, लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने देखा है वहाँ पैसा बना है। तो मैं मेरी जो भी पार्टनर है, क्लाइंट है, उनसे भी रिक्वेस्ट एक ही चीज़ का करूँगा कि आप हमारी टीम, रिसर्च की टीम का जो स्टॉक जा रहा है टेलीग्राम में, उसको फॉलो करें, मेंटेन आप स्टॉप लॉस कर पाए, बहुत बढ़िया है। प्रूव आइडिया जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कॉल है, आप उसमें जरूर पैसा लगाएं। और डाइवर्सिफाइड रहें, कभी भी आपका पूरा रुपया आप 1 2 या 3 स्टॉक में नहीं रखें, एटलीस्ट आपके पास 10 स्टॉक से ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो आई थिंक मेरे एंड से निहाल हो चुका है। मेरे को जो एक मैसेज देना था, फिर से मैं एक बार जस्ट समरी बता देता हूँ। सो प्रूडेंट ब्रोकिंग इज ऑफिशियली नाउ मर्ज विद प्रूडेंट कॉर्पोरेट। जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, प्रूडेंट ब्रोकिंग के पार्टनर्स, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए, आज के दिन में पार्टनर लॉगिन में हर तरह की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। रिसर्च हमारा टेलीग्राम चैनल पे जा रहा है, मोबाइल ऐप पे जा रहा है, आप वेब लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको हम लोग सर्विस दे रहे हैं। स्मॉल केज एज अ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अभी बाजार में आईपीओ का फ्लेवर भी काफी चल रहा है, आप आईपीओ के थ्रू क्लाइंट एक्टिव कर सकते हैं। स्टॉक एसआईपी है, बॉन्ड बॉन्ड में आप पैसा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दिलवा सकते हो। इवन आपको डाइवर्सिफिकेशंस करना है तो सिल्वर का ईटीएफ है, अभी दिवाली का समय, आप ईटीएफ बाई करवाओ, गोल्ड बीज बाई कराओ। सो हम लोग का आप
हर वक्त आप एक ही चीज से नहीं, कैसे इन्वेस्टिंग को हम लोग प्रमोट करें। मैं यही बेसिकली बोलना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय और दिवाली जो आप उन सबके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड ओवर टू निहाल। थैंक यू अंकुश सर फॉर द ब्रीफिंग। अब हम बात करेंगे जो संवत 2081 के लिए हमने फंडामेंटल टॉपिक्स जो रिकमेंड किए हैं उनके बारे में। तो ये पूरी लिस्ट है जो आपके पास अभी तक मेल में पहुंच चुकी होगी, एंड इन सब स्टॉक्स का हम अभी एनालिसिस करेंगे कि क्यों हमने इनको फंडामेंटल पिक्स के तरीके दिया है फॉर द संवत 2081। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC बैंक की। तो लास्ट ईयर का ही कंटिन्यूएशन, लास्ट ईयर भी संवत 2080 में भी हमने HDFC बैंक दिया था, एंड दिस ईयर ऑल्सो वी कंटिन्यू टू कीप इट इन आवर लिस्ट। तो आपको अगर याद हो तो HDFC का मर्जर होने के बाद HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, उसमें बोरोइंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो निम्स है वो काफ़ी प्रेशर में आ गए थे, जो NPAs है उनमें भी थोड़ा प्रेशर आया था, जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग था वो बहुत बढ़ गया था, बिकॉज HDFC लिमिटेड में बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो बॉन्ड्स का था, एंड वो मर्ज हुआ तो उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पूरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आया था HDFC बैंक के। बट लास्ट ईयर भी जब हमने बताया था ये स्टॉक को ऐड करने का, तो तब बोला था कि इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस और 2-3 साल में इट शुड बी बैक टू वेयर इट वाज HDFC बैंक। एंड ये साल में ही हमने काफी एक अच्छा प्रोग्रेस देखा है HDFC बैंक में, कि मर्जर के बाद जो हाई कॉस्ट बोरोइंग्स थे वो अभी 21% से घटकर 7-8% हो चुके हैं। तो ये जो एक बहुत ही बड़ा डाउनवर्ड डिवीजन हुआ है फॉर दोज बोरोइंग्स, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उनकी वजह से जो अभी हम Q2 के रिजल्ट्स देख रहे हो, काफ़ी बैंक्स में निम्स काफ़ी प्रेशर में आ चुके हैं, 20 बेसिस पॉइंट 30 बेसिस पॉइंट डाउन हो रहे हैं बैंक्स के। बट HDFC के निम्स जो है वो स्टेबल रहे हैं, बिकॉज वो जो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग था बॉन्ड्स में वो अब कम हो रहा है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन द ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग फैक्टर था जो हमने लास्ट ईयर भी बोला था। एंड इस साल हम अगर देखने जाए तो एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस उधर हम देख सकते हैं। जो उनका CDR रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो था, वो 107% था। मतलब अगर वो लोग 100 रुपए का डिपॉजिट आ रहे थे तो 107 रुपए की लोन्स दे रहे थे पहले, और आज वो रेशियो 100 पे आ चुका है। इंडस्ट्री वाइड ये जितना 80 के आजू बाजू रहे उतना बेटर रहता है। तो हम एक अच्छा प्रोग्रेस देख सकते हैं पिछले एक साल में जो हो रहा है फॉर HDFC बैंक। तो वो भी 107 से 100 आ गया है। एंड HDFC बैंक ने खुद बोला है कि क्योंकि ये रेशियो अभी 100 है, हमको 85 लेवल तक पहुंचना है जो बैंक का था बिफोर द मर्जर। तो उसकी वजह से इस साल में हमारा लोन ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो रहेगा। नेक्स्ट ईयर यानी FY26 में इट विल बी एट पार विद दी मार्केट। अगर मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ 12% है तो हम भी 12% ग्रो करेंगे। एंड FY27 में हम एक बार एनालाइज करेंगे सिचुएशन को कि हमारा CDR रेशियो कैसा चल रहा है, एंड उसके बाद हम हमारा एक नया स्टैंड लेंगे कि इफ वी वांट टू गो अग्रेसिव इन बिल्डिंग अप द लोन बुक और नॉट। तो FY27 तक वी एस्टिमेट कि वो बेटर होना चाहिए फ्रॉम द मार्केट। एंड तब तक हम असेट क्वालिटी की भी बात कर ले अगर बैंक की, तो वो भी बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो काफी बैंक है, एक्सिस बैंक ले लो, कोटक बैंक ले लो, ICICI बैंक का भी ले लो, जो अपना डिपॉजिट सॉरी जो अपने एडवांसेस है रिटेल के, रिटेल साइड के, तो उनमें काफी ज्यादा NPAs अभी बढ़ रहे हैं बैंक के। बट HDFC बैंक सॉ दिस प्रॉब्लम कमिंग इन द लास्ट ईयर और टू, और उसकी वजह से उन्होंने उसमें एक अनसिक्योर्ड प्रोपोर्शन जो था लोन बुक का वो काफी कम कर दिया था। एंड उसकी वजह से एक अच्छा, अभी जब लोग हाई स्लिपेजेस के फेज में जा रहे हैं तब इनके स्लिपेजेस अभी भी स्टेबल है।
तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड द वैल्यूएशन एज वेल लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, प्रिटी अट्रैक्टिव राइट नाउ। अभी 2.9 टाइम प्राइस टू बुक पे वो ट्रेड कर रहा है, जो हिस्टोरिकली अराउंड 4.4 4.5 टाइम्स पे ट्रेड करता था। तो वो भी एक लेवरेज देता है, 35% डिस्काउंट जो है ऑन द बुक। तो हमारा व्यू आगे जाके ये है कि आगे के 2 साल में भी इनका जो बुक वैल्यू है वो 15% के घर से बढ़ता है, एंड हम उसको एक 3.5 टाइम्स का एग्जिट मल्टीपल देते हैं। तो हमारा टारगेट प्राइस 2760 आता है। दैट गिव्स अराउंड 25-26% के। एंड ये सारे जो भी हमने इधर टारगेट प्राइसेस देखे, ये सब टारगेट प्राइसेस आर फॉर अ डिफरेंट टाइम पीरियड। मतलब एचडीएफसी बैंक का 2 साल के लिए टारगेट है, एक्सिस बैंक का 1 साल के लिए। वो सब मैं आपको जैसे जैसे प्रेजेंट करता हूँ वैसे बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि ये जो पोटेंशियल अपसाइड है 61% का, दैट इज फॉर 1 ईयर। ये है जैसे मैंने इस केस में बताया, दिस इज फॉर 2 ईयर। फिर आगे बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक पिक की, जो है लेमन ट्री। तो लेमन ट्री होटल्स के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोग जानते होंगे, काफी लोगों ने उसमें स्टे भी किया होगा। तो लेमन ट्री हमने क्यों रेकमेंड किया था, बिकॉज अगर हम इंडस्ट्री टेलविंड के बारे में बात करें, तो जो डिमांड है वो 10% सीएजीआर से ग्रो होने वाला है आगे जाते। एंड जो सप्लाई है ऑफ रूम्स, मतलब जो नए रूम्स ऐड होंगे, वो 7% से ग्रो करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3% का एक अच्छा सा डिफरेंशियल है इधर। एंड वो अपने जो होटल्स है वो प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं उसमें, बिकॉज द डिमांड इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन सप्लाई। उसकी वजह से ये लोग अपना जो भी है रूम्स का चार्जेस इंप्रूव कर सकते हैं, जो सीधा सीधा उनके बॉटम लाइन पे आ सकता है। आप सोचिए एक बात कि अगर एक रूम आज वो 10,000 में बेचता है, एंड नेक्स्ट ईयर वो 11, एंड क्योंकि डिमांड ज्यादा है, नेक्स्ट डे वो 11,000 के लिए बेचता है। तो उसके जो भी कॉस्ट है वो ज्यादा नहीं बढ़ रहे, बट जो अर्न कर रहा है वो बढ़ रहा है, तो सीधा उसका इम्पैक्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। तो उसकी वजह से हमने ये सेक्टर में एक लेमन ट्री पे भरोसा दिखाया है। एंड 51% ऑफ द रूम्स ऑफ लेमन ट्री बुके आर इन द मिड रेंज कैटेगरी, जहाँ पे एक अच्छा सा ग्रोथ दिख रहा है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं और वो लोग काफी ज्यादा ट्रैवल करना चाह रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग द कंट्री। फिर उसी में हम देखने जाए तो बिजनेस ट्रैवल जो होता है वो भी अच्छे से बढ़ रहा है, उन सब में भी लेमन ट्री का एक अच्छा सा होल्ड है। तो वो सब रीजंस के वजह से हमको लगता है कि उनका जो करंट यूटिलाइजेशन रेट है वो आगे जाके बढ़ सकता है। जो भी 70% भी एक काफी अच्छा रेट है, वो आगे जाके 75% तक बढ़ सकता है। एंड अगर हम एक्सपांशन की बात करें, कि हम होटल्स की बात करें, तो लेमन ट्री ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की है। मतलब जो स्ट्रैटेजी हमको पसंद आई है कि अभी जैसे देखने जाए तो रियल एस्टेट एंड सबके प्राइसेस काफी हाई चल रहे हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट आर प्रीटी हाई। तो दिस इज द टाइम दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग न्यू होटल्स। मतलब वो खुद के ओन्ड होटल्स नहीं बनाने वाले, सिर्फ एक उनका बन रहा है अभी शिमला में, वही बनेगा। वो भी छोटा सा होटल है, 50-60 रूम्स का। बट बाकी जो भी होटल्स उनके बन रहा है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करने वाले हैं। मतलब आपके बाजू में मान लीजिए कि कोई एबीसीडी नाम की रेस्टोरेंट है, सॉरी होटल है। उसको लेमन ट्री ने बोला कि यू कैन यूज माय नेम, हम आपको हमारा सारा जो भी फंक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो आपको बताएंगे। एंड यू ऑल्सो वर्क इन दैट वे, एंड यू गिव अस अ कट ऑफ योर रेवेन्यू, जो होता है अराउंड 4-5% ऑफ द रेवेन्यू। तो वैसा वाला जो मॉडल है, उस पे जो भी नए होटल्स खुलने वाले हैं वो खुलने वाले हैं। एंड उसकी वजह से अगर आप देखो तो उनके मार्जिन्स और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, जैसे जैसे उस सेगमेंट से, फ्रेंचाइज वाले सेगमेंट से उनको रेवेन्यू और पैसा आता जाएगा। एंड दूसरा भी उनका एक फ्लूअर करके एक होटल, फ्लूअर करके उनकी एक सब्सिडरी है, सॉरी, जिसमें वो एक जेवी है। 51% लेवेंट्री, 49% एक फॉरेन एंटिटी इन्वेस्टर है उनके साथ। तो वो भी जैसे आगे जाके जो भी असेट्स है लेमन ट्री के, वो धीरे धीरे फ्लूअर जो सब्सिडरी है उसको शिफ्ट करने वाले हैं। एंड देन दे हैव अ प्लान टू लिस्ट दैट सब्सिडरी एज अ होल।
तो वो सब्सिडरी लिस्ट करेंगे, तो उसके बाद उनको जो भी पैसा मिलेगा उससे अपना वो डेट रीपे करने का प्लान रखते हैं। एंड वो डेट रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा, दैट विल गो डायरेक्टली टुवर्ड्स द बॉटम लाइन, एंड उससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये सब जो रीजंस है उनकी वजह से ही हमने एक लेमन ट्री पे पॉजिटिव व्यू लिया है। एंड 18 टाइम्स जो ईवी टू एबिटा है, सॉरी 18 टाइम्स ईवी टू एबिटा पे हम एग्जिट मल्टीपल देते हैं, एंड 177 का टारगेट प्राइस फ्रॉम एन FY26 परस्पेक्टिव हम इस होटल चेन को देते हैं। फिर और एक जो स्टॉक है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसका आप समझिए कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एक होल्ड है, जो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, आप में से काफी लोगों ने स्टॉक सुना होगा, ये भी उस ही सेगमेंट को मार्केट के टैप करना चाहता है और सॉरी करता है। तो अरमान का भी जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करता है, 11 स्टेट्स में अभी उसका प्रेजेंस है, 430 ब्रांचेस है, 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को ये केटर करता है। तो इसमें अगर हम देखने जाए तो 80% जितना उसका जो रेवेन्यू है वो माइक्रो फाइनेंस से आता है, 15% MSME लोन से आता है, और एक बहुत ही स्मॉल 5-6% जितना प्रोपोर्शन टू व्हीलर लोन से आता है। और उसमें अगर हम देखने जाए तो MSME वाला जो सेगमेंट है वो अरमान ने कुछ सालों पहले ही स्टार्ट किया था। एंड उसमें उसके मार्जिन, उसका जो स्प्रेड है वो काफी अच्छा है। तो जैसे आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं कि आज वो 15% ऑफ लोन बुक है, तो उसका एवरेज टिकट साइज अराउंड 77,000 है, जो भी एक अच्छा टिकट साइज है कंपेयर टू देयर अदर बिजनेसेस। एंड उसमें इंटरेस्ट रेट अराउंड 28-30% इंटरेस्ट पे वो लोन देता है, जबकि उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सब देखोगे तो ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में सेम ही रहता है। बोरोइंग तो सेम ही रेट पे करोगे, आप जहाँ से भी मार्केट से भी लोगे, देन यू विल लेंड इट आउट एट डिफरेंट रेट्स। तो उसमें उसको एक टेलविंड मिला है जो MSME से उसका लोन बुक का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं कि 16-17% का वो स्प्रेड कमाता है इस सेगमेंट में, एंड दैट इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस। यहाँ पे हम देखने जाए बुक क्वालिटी की भी, तो वो भी GNP उनका जो है वो 2.88% आ गया था इन FY24, अगेंस्ट 4.7% इन FY21। एंड उनका AUM भी जो है वो लास्ट 8 ईयर्स में 41% केगर से ग्रो हुआ है, दैट इज अ वेरी गुड नंबर। एंड उसका प्रॉफिट भी, सॉरी नेट इंटरेस्ट इनकम भी उसी पेस पे ग्रो हुआ है, एंड प्रॉफिट हैज ग्रोन एट 47% केगर। तो ये आप देखने जाए तो एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है फॉर एनी कंपनी, एंड फॉर अरमान एज वेल इट इज अ वेरी गुड नंबर। पर अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में उसके प्राइसेस, स्टॉक का प्राइस काफी डाउन आया है। दैट इज मेजरली बिकॉज जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो खुद हाई स्लिपेजेस का जो प्रॉब्लम है, अनसिक्योर्ड लोन्स का आपने काफी सुना होगा मार्केट में, तो वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनका क्रेडिट कॉस्ट अभी हाई चला गया है। बट वी फील इट शुड बॉटम आउट इन दिस क्वार्टर और एट मोस्ट द नेक्स्ट क्वार्टर। तो उसके बाद एक काफी अच्छा आप परफॉर्मेंस आगे देख पाएंगे। एंड अभी उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो लेस देन 2 टाइम्स, अराउंड 1.9 टाइम्स है। एंड इट लुक्स लाइक अ गुड एंट्री पॉइंट अगर आपको इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में एक्सपोजर लेना हो तो। एंड वी एस्टिमेट द बुक वैल्यू टू ग्रो एट अराउंड 14% केगर फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो जो अगर हम ऊपर देखें तो उनका AUM एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो 41 एंड 47% केगर से ग्रो हुआ है लास्ट 8 ईयर्स से, उससे ये हम एक काफी रिजर्व्ड एस्टिमेट ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 14% की अगर हम एस्टिमेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, एंड उसके ऊपर हम अगर 2 टाइम्स का भी एग्जिट मल्टीपल दे, दैट इज प्रीटी कंजर्वेटिव नंबर एज वेल। तो उसका टारगेट प्राइस अराउंड 2250 रुपये आता है। एंड ये हमारा जो स्टॉक है दैट इज फॉर 3 ईयर परस्पेक्टिव, ये 3 साल में भी एस्टिमेट द स्टॉक प्राइस टू बी अराउंड 2250। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, तो ये आपको अ, एक इंडस्ट्री जो है हमारा लॉजिस्टिक्स का, उसमें एक्सपोजर लेना हो तो ये हमारा टॉप पिक रहता है उस इंडस्ट्री में। तो ये जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन है CFS जो पोर्ट्स पे रहते हैं,
एंड आईसीडीज, इनलैंड कंटेनर डिपोज, जो आप बताइए, काफी लोग दिल्ली में रहते होंगे तो दिल्ली के पास भी होते हैं, जयपुर के पास भी होते हैं, अहमदाबाद के पास भी काफी है। तो ये आईसीडीज जो है, वो 5 आईसीडीज इनके पास है एंड 5 सीएफएस इनके पास है। एंड उनका 45% स्टेक स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में भी है, जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है। एंड उसमें वो लोग 1 to 2 years में 50% से ज्यादा स्टेक करने का प्लान रखते हैं। तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क 7.1 लाख टीयूज हैंडल कर सके, वैसा उनके पास आईसीडीज है। और 5.4 लाख हैंडल कर सके टीयूज, उनके उतनी कैपेसिटी के उनके पास सीएफएस है। तो आप देख सकते हैं कि वो लोग काफी अच्छे स्केल पे ऑपरेट कर सकते हैं। एंड दे हैव a lot of cash on their books as well. It is a cash generating company. It is also planning to sell off the CFS business if they get a right price, because उनको वहाँ पोर्ट पे काफी स्टिफ कंपटीशन दिखता है, जहाँ वो प्राइस हाइक नहीं कर पाएंगे आगे जाके, वैसा उनको लगता है। देयर इज नॉट दैट इज नॉट अ वेरी मार्जिन अक्रेटिव बिजनेस, तो वो उनमें ग्रोथ नहीं देखते। तो वो अगर सेल ऑफ करते हैं तो उस बिजनेस से भी उनको जो कैश मिलेगा, दैट बी यूटिलाइज्ड ईदर टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू इट्स इन्वेस्टर्स और टू ओपन अप न्यू आईसीडीज, जो एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ वाला जगह गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क को लगता है। एंड वहां से ही रेल बिजनेस से उनको मेजोरिटी ऑफ ग्रोथ लास्ट 2-3 years में आता हुआ दिखा है। तो अगर आप देखो तो डिस्काउंटेड फ्रेट सॉरी फ्रेट कॉरिडोर्स बने हैं ईस्ट का और वेस्ट का, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। तो वो कैसा है, उस पे आप अगर आपके ट्रेन का कार्गो आप शिप करते मूव करते हैं, तो आप उस पे डबल स्टैकिंग भी कर सकते हैं। मतलब आप सोच लो कि एक ट्रेन की कैपेसिटी अगर 90 टीयूज लेके जाने की है, 90 कार्गोज, हम टीयूज छोड़ देते हैं, कार्गो लेते हैं कि 90 कार्गो ले जाने की कैपेसिटी है। अगर आप उस पे 180 कार्गो ले जा सकते हैं, तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। आप या तो वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी में ले सकते हैं, या तो आप वही अमाउंट जो बचती है वो अपने कस्टमर्स को आगे दे सकते हैं, ताकि आप अपने कंपेटिटर से एक अच्छे प्राइस पे कोट कर सको और मार्केट शेयर ग्रैब कर सको। तो अभी उनका जो डबल स्टैकिंग है वो सिर्फ 35% है, जो 43% तक उन्होंने देखा है आज तक होते हुए। पीक आउट 43% पे पीक था, अभी 35% है, क्योंकि अभी थोड़ा डिमांड भी स्लो है बिकॉज ऑफ द वॉर दैट इज गोइंग ऑन, और रेड सी का भी जो इश्यू है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट बिलीव्स के वो 45 to 50% तक जा सकता है आफ्टर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर कमीशन। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 50% तक जाएगा, तो अभी जो नंबर है अराउंड 500 किलोमीटर से ज्यादा अगर आपको आपका कार्गो शिप मूव करना है, तो ट्रेन आर गिविंग यू अ लोअर कॉस्ट देन रोड। तो अगर वो भी प्ले आउट हो गया, डीएफसी कमीशन हो गया एंड डबल स्टैकिंग 50% तक बढ़ गया, तो वो नंबर और नीचे आ जाएगा एंड द एड्रेसेबल मार्केट फॉर गेटवे विल इंक्रीज इवन मोर। तो वो एक काफी अच्छा टेलविंड है फॉर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क। एंड उसके पास अभी 5 आईसीडीज है, वो और 2 खोलने वाला इन द कमिंग फ्यू इयर्स। तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाके अच्छा आ सकता है। एंड वी एस्टिमेट इट प्रॉफिट टू बी अराउंड 374 करोड़ इन FY 2026। और उस पर अगर 15 टाइम्स का भी मल्टीपल दे, तो एक टारगेट प्राइस 116 का इंक्लूडिंग डिविडेंड हम देखते हैं। फिर आता है सीसीएल प्रोडक्ट। ये लास्ट ईयर भी हमारे लिस्ट में था, एंड उसमें हमने बताया था कि ये सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट कॉफी मैन्युफैक्चरर है। एंड वो 6 to 8% मार्केट शेयर उसके पास है। वो 12% तक आगे जा सकता है आफ्टर इट्स एडिशनल कैपेसिटीज आर कमीशनड इन द कमिंग ईयर और सो। तो 61,000 अब उसका कैपेसिटी हो चुका है, एंड 76,000 उसका टारगेट है कि वो 1-1.5 years में कमीशन कर देगा एंड उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो 25% जितना उसका एडिशन होगा कैपेसिटी में, तो उससे एक बहुत ही अच्छा टॉप लाइन नंबर जो उसका है 2654 से सॉरी 3300 करोड़ हम एस्टिमेट करते हैं कि उसका टॉप लाइन ग्रो होगा 11.5% से, जो कॉफी के आप देखें इंडस्ट्री ग्रोथ से काफी एक बड़ा नंबर है। एंड उसका
हमने लास्ट ईयर बात की थी कि रिस्क है, कि हमारे रिपोर्ट में भी हमने बात की थी कि बहुत बड़ा रिस्क है कि कॉफी प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उसको डेट ज्यादा लेना पड़ेगा, बिकॉज वो मार्कअप बेसिस पे अपना प्राइसिंग करता है। तो इसी बात पे हम दो क्लैरिटी ले लेते हैं कि मार्कअप प्राइसिंग क्या है एंड कॉफी प्राइसेस कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो आप अगर सीसीएल प्रोडक्ट की बात करें तो वो कॉफी मैन्युफैक्चर करता है आपके लिए, दैट इज अ कमोडिटी। अब कमोडिटी के प्राइसेस काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स एज वी नो। तो अगर आप बात करें सीसीएल की, तो सीसीएल के पास आप अगर आ जाए, आपने 100 केजी कॉफी का ऑर्डर दिया, तो वो आज ही वो 100 केजी प्रोक्योर कर लेगा फ्रॉम द मार्केट। एंड उसके ऊपर अगर आज 100 रुपए का प्राइस चल रहा है तो उसके ऊपर 15 रुपए, मतलब जो भी उसका एक डेडिकेटेड अमाउंट है, 110 रुपया पर टन, तो वो वैसे अपना ऐड करके आपको कोट दे देगा। तो इट्स एबिटा इज डिपेंडेंट, इट्स एबिटा मार्जिन आर डिपेंडेंट ऑन कॉफी प्राइसेस। अगर कॉफी प्राइसेस हाई है तो उसका मार्जिन कम हो गया, क्योंकि सोचे कि आप वो 100 रुपए का सेल करने पे भी 15 रुपए ऐड कर रहा है, 100 रुपए की कॉफी तो 115 हो रहा है। एंड वो 50 रुपए की अगर कॉफी है उस पे भी 15 रुपए सेल करके आपको 65 में दे रहा है। तो आप मार्जिन कंपेयर कीजिए कि जब प्राइसेस लोअर होते हैं तब उसके मार्जिन बेटर आते हैं। बट अगर आप देखने जाए तो ऑन द फिलिप, जब उसके प्राइसेस हाई होते हैं तब उसके मार्जिन्स कम आते हैं, बट जितना वो सेल करेगा, एबिटा इन द एब्सोल्यूट नंबर टर्म्स वो स्टेबल रहता है। दैट इज व्हाट वी लाइक अबाउट दिस कंपनी, कि उसका एबिटा स्टेबल रहता है। एंड एडिशनली अगर आप उसका देखो तो उसके कॉन्टिनेंटल कॉफी करके ब्रांड भी है, दैट फॉर्म्स अराउंड 10% ऑफ इट्स टॉप लाइन, वो भी सिर्फ इंडिया में है। उसमें बाहर भी एक प्री कॉल करके कंपनी, सॉरी, दूसरी उसकी कंपनीज है, जो स्मॉल कंपनीज है, बट दैट शुड प्रोवाइड अ गुड नंबर ऑफ रेवेन्यू इन द कमिंग ईयर्स। तो इन सब की वजह से आप अगर देखो तो हमने 857 का टारगेट प्राइस दिया है फ्रॉम एन FY 26 परस्पेक्टिव, जो 35% का अपसाइड इधर से दिखाता है। Then talking about the next company, BLS International. तो BLS International वीजा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप किसी भी कंट्री का वीजा लेने जाओ तो द ओनली थिंग दैट द एम्बेसी डज इज टू अप्रूव इफ यू वांट, इफ यू गॉट द वीजा और नॉट। बाकी का सारा काम काफी कंट्रीज ने आउटसोर्स कर दिया, सभी कंट्रीज ने नहीं किया है, बट काफी कंट्रीज ने आउटसोर्स किया है एंड आउटसोर्स करते हैं टू कंपनीज लाइक BLS इंटरनेशनल। तो वैसे केसेस में BLS इंटरनेशनल ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर VFS। एंड उसका मार्केट शेयर अभी 12-13% तक है। इट हैज अ लॉट ऑफ कैश ऑन इट्स बुक एज वेल। उसकी वजह से आप अगर देखें तो इस कैलेंडर ईयर में ही उसने दो बहुत ही बड़े एक्विजिशंस किए हैं। एक आई डेटा करके कंपनी थी, टर्किश कंपनी, जिसको उसने 720 करोड़ में अक्वायर किया है। एंड दूसरी एक सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी सर्विसेज में कंपनी, सिटीजनशिप इन्वेस्ट, उसको 260 करोड़ में उसने अक्वायर किया है। तो अगर आप देखो तो कैश भी अच्छे उसके पास, वो अक्वायर करता है इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए भी। एंड इट हैज अ टीम डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट, तो वो आगे जाके भी अक्वायर कर सकते हैं। एंड उसके मार्जिन की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडेड सर्विसेज जो होती है वो एज अ परसेंटेज टू देयर रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड अ लॉट आफ्टर कोविड, जिसका पूरा पूरा इम्पैक्ट उसके मार्जिन पे पॉजिटिवली पड़ता है। जितने ज्यादा VAS आप लोगे उतना ज्यादा उसके मार्जिन अच्छे आएंगे। एंड अगर BLS इंटरनेशनल की ही एक सब्सिडरी की बात करें, BLS ई सर्विसेज की, तो उसमें भी हमें समझना चाहिए कि वो भी एक लिस्ट हुई है कंपनी, रिसेंटली इस साल में लिस्ट हुई थी। तो वो बैंक ब्रांचेस जो होते हैं वो छोटे छोटे गांवों में नहीं जा सकते, उधर जो किराना स्टोर्स होते हैं दैट एक्ट एज बैंक डिपॉजिटरीज। एंड उनके साथ BLS अपना सिस्टम इंटीग्रेट करता है। एंड वो SBI का आप जो भी डिपॉजिट करना वो आपके किराने वाले के वहाँ कर सकते हैं, तो आपके सीधा बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही टच पॉइंट्स में काफी BLS एक्ट करता है। एंड वो भी एक काफी अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम है फॉर BLS। उधर भी वो लोग काफी ग्रो कर रहे हैं, उधर भी रिसेंटली उन्होंने इनऑर्गेनिक एक्सपांशन किया था। तो ग्रोथ की बात करें दोनों वर्टिकल से अच्छा दिखता है, अच्छा लग रहा है। एंड फ्रॉम एन FY 26 परस्पेक्टिव, मतलब फॉर मोर 1.5 years, वी एस्टिमेट द टारगेट प्राइस टू बी अराउंड 475, मतलब 13.3% का केगर आगे जाके निकलता है। अब हम बात करें बिरला कॉरपोरेशन की, तो बिरला कॉर्प 95% ऑफ रेवेन्यू कम फ्रॉम सेलिंग सीमेंट। अभी मेन गेम इसका है कि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसका 89% था इन द लास्ट ईयर। वो इस
फर्स्ट हाफ में कम हुआ है बिकॉज ऑफ डिमांड हेडविंड्स ड्यू टू इलेक्शंस, ड्यू टू हीट वेव, एक्सटेंडेड मॉनसून, सभी जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आने थे वो फर्स्ट हाफ में आए हैं। इधर से द मैनेजमेंट बिलीव दैट और अच्छा एक प्राइजेस में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, वॉल्यूम्स में इम्प्रूवमेंट आ सकता है, तो सेकेंड हाफ शुड बी अ लॉट बेटर देन द फर्स्ट हाफ, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में जैसे मैंने आपको बोला कि इम्पैक्ट आया था बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स। तो 36% स्टॉक करेक्ट हुआ है फ्रॉम इट 52 वीक हाई दैट इट मेड इन February। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनाता है हमारे लिए। एंड इट ट्रेड्स करंटली एट वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $84 पर USD 84 पर टन। तो जो एक काफी अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट है। जब आप देखो कि अदानी ने बाय किया था अंबुजा और एसीसी को, वो $164 पे किया था। तो ये दिखाता है कि अच्छे चीप वैल्यूएशन का। तो वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ 1462 जो हमने लास्ट ईयर भी दिया था, एंड 27% अपसाइड इधर से दिखता है। बात करें एक्सिस बैंक की, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन द कंट्री, उसका मार्केट शेयर जो है वो 3% इन 10 FY10 था, वो अब 6.5% तक पहुंच गया इन FY24। तो एक काफी अच्छा ग्रोथ हमने इधर देखा है। उसका जो कंपोजिशन ऑफ रिटेल लोन्स है, रिटेल लोन्स भी काफी बड़े हैं देखे तो बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अच्छा है 16.6%। एंड जो भी हमने बात की थी कि HDFC बैंक के टाइम पे भी कि जो क्रेडिट ग्रोथ HDFC बैंक के लिए थोड़ा कम उन्होंने एस्टिमेट किया था। फॉर एक्सिस बैंक देर एस्टिमेटिंग इट टू बी मोर देन द इंडस्ट्री, एंड अभी वो 2.3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। दैट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। एंड हम 15% उसका बुक वैल्यू ग्रो होगा एक साल में वैसे एस्टिमेट करके। 2.4 एग्जिट मल्टीपल दे तो 1400 का टारगेट प्राइस रहता है फॉर द नेक्स्ट ईयर। So this was it from my side. I will hand it over to Virendra sir, and then we'll discuss about how the fundamental stocks performed in the last year. थोड़ा कम, थोड़ा नजदीक रखना पड़ेगा। No. सॉरी। तो पहले हम एक निफ्टी का ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। तो लास्ट मंथ के वेबिनार में 4 अक्टूबर का जो वेबिनार किया था, हमने उसमें बताया था कि 24,753 जो कि सितंबर का लो था, अदर अगर वो ब्रीच होता है देन 23,893 जो कि अगस्त में जो लो बना था, दैट वुड बी द नेक्स्ट डाउनसाइड लेवल टू आई। और निफ्टी ने ये लेवल ब्रीच किया एंड देन इट टच्ड ए लो ऑफ 24,073 एंड फ्राइडे को ये 24,180 पे क्लोज हुआ। सो जो हमने कहा था, इट ऑलमोस्ट वेंट टू दोज लेवल्स। तो एक आउटलुक ले लेते हैं। तो यदि हम लास्ट 2-3 जो वेबिनार है, हमने बोला था कि 20 वीक एवरेज एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और लास्ट वीक इस सपोर्ट के नीचे निफ्टी ने क्लोज किया है। सो डाउनसाइड में अब 23,893 जो कि अगस्त का जो लो बना था, और वहीं पे 34 वीक मूविंग एवरेज भी है जो 23,800 पे प्लेस है। सो दिस 23,900 से 23,800 का जो जोन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। एंड यदि वो ब्रीच होता है तो उसके नीचे जो 200 डीएम में है, दैट इज प्लेस राइट नाउ एट 23,400, दैट वुड बी द अदर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया टू वॉच आउट। वहीं अपसाइड के अंदर हम देखें तो 25,200 जहाँ की 34 डीएम में प्लेस है, दैट इज द इमीडिएट हर्डल। और यदि हम ये देखें तो ये डेली चार्ट्स में निफ्टी इज मेकिंग लोअर हाई लोअर बॉटम फॉर्मेशन, एंड
until ये 25,200 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है, देन इट विल नेगेट द नेगेटिव व्यू ओवरऑल। सो अगर वो उसके ऊपर सस्टेन होता है 25,200, देन 26,277, जो कि 27th सितंबर में जो हाई बना था, दैट वुड बी द नेक्स्ट अपसाइड लेवल टू बाय। सो पहला जो टेक्निकल पिक हमने दिया है, पिक जो संवत पिक में इस बार हमने दिया है, दैट इज इंडिको पेंट। तो इंडिको पेंट का ये चार्ट है, जब जब लिस्ट हुआ था 2000 फरवरी 2021 में 3330 पे, फिर वहां से हमने कंटिन्यूअसली इसमें डाउन ट्रेंड देखा था इस स्टॉक के अंदर, एंड इट प्लंज ऑल द वे टू 981 इन मार्च 2023। और लास्ट 1.5 साल से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के फेस में था। और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये अगस्त 2022 के बाद में जो हाई बने थे, ये ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, एंड ये एक असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया है। सो वन कैन बाय दिस स्टॉक इन रेंज ऑफ 1643 से 1580 के रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं, विथ ए फर्स्ट टारगेट ऑफ 2000 एंड ए सेकंड टारगेट ऑफ 2150। और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस है वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे रखना है, दैट इज 1405। सेकंड जो हमने स्टॉक इसमें रिकमेंडेशन है, दैट इज आईटीबीज। आईटीबीज हमने इनिशियली जुलाई के मंथ में, यहाँ पे ये मंथली चार्ट है इसका, यहाँ पे इसने कंफर्मेशन दिया था। जुलाई के वेबिनार में भी हमने इसको कवर किया था, इवन अक्टूबर, जो 4 अक्टूबर में वेबिनार किया था, उस टाइम पे भी हमने स्टॉक को इंक्लूड किया था। एंड स्टिल अवर व्यू इज बुलिश इन दिस पर्टिकुलर इंडाइसिस। सो उसके बाद में अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स ने एक रनअप दिया था, एक मूड टू 43,645, और लास्ट 2 महीने से ये लिटिल बिट इन कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। सो स्टिल आवर व्यू इज पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इसके लिए आपको बेस्ट प्ले इज टू बाई आईटीबी, सब बाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो यू कैन बाई एट 44.12 टू 41.80 के रेंज में आप इसको बाई कर सकते हैं, विथ अपसाइड टारगेट ऑफ 51 फर्स्ट अपसाइड टारगेट एंड 55 सेकंड टारगेट। वहीं इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 39 का आपको रखना है, दैट इज ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। द थर्ड रिकमेंडेशन इज द वाइट मेटल, दैट इज सिल्वर। सिल्वर का भी हमने मई 2024 में जब वेबिनार किया था, एक इनिशियली इट गिवन ए ब्रेकआउट, एंड अगेन एक लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 3 मंथ के बाद में फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट उसने इंडिकेशन दिया था वीकली चार्ट्स पे, जो हमने 4 अक्टूबर के वेबिनार में भी इसको बताया था। तब इट वाज ट्रेडिंग एट 85-86 लेवल। नो डाउट इट हैज मूव्ड ए लिटिल बिट, बट स्टिल आवर व्यू और जो हमारे अपसाइड टारगेट है, दे आर क्वाइट हाई। सो वन कैन बाय दिस इंडेक्स, और इसके लिए बेस्ट प्ले इज टू बाय सिल्वर बीस, जो दोज आर द ईटीएफ जो अवेलेबल है। One can buy in the at 94.84 इन 289 के रेंज में आप इसको बाई कर सकते हैं। सिल्वर भी हम देखें तो सिल्वर हैज 2011 में इसने हाई बनाया था, और फिर इट्स करेक्टेड ए लॉट अप टू 2020, एंड देन लास्ट 4 महीने के 4 साल के कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने, इस इंडेक्स ने एक ब्रेकआउट इंडिकेशन दिया है। एंड यहाँ पे जो हमारा अपसाइड टारगेट है, दैट इज 110 सिल्वर बीस में, एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है दैट इज 83। आपको एक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे इसको स्टॉप लॉस रखना होगा। सो जो भी हमने ये स्टॉक डिस्कस किए, इसमें हमारे हमारे क्लाइंट्स का और हमारे रिलेटिव्स का एक पोजीशन हो सकता है, एंड दिस इज द डिटेल्ड डिस्क्लेमर, एंड wish you all an happy new Samvat or happy new year. That's fun. तो अब
तो अब हम यहाँ बात करेंगे जो लास्ट ईयर के जो स्टॉक्स थे, रिकमेंडेशन उनके भी परफॉर्मेंस की। तो HDFC बैंक का, जैसे हमने आपको बोला था कि लास्ट ईयर भी वी हैड रिकमेंडेड दिस स्टॉक, तो तब से उसने 17% रिटर्न दिया है। PSP प्रोजेक्ट, ड्यू टू मेनी अदर reasons that were not in the hand of the company, वो 20% डाउनसाइड उसका रिटर्न है। एक्सिस बैंक हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ 18%। PCL का भी 4% रिटर्न आया है। पूर्वांकरा, दैट हैज बीन द स्टार ऑफ द शो, उसने 168% रिटर्न दिए हैं। निपॉन हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ 72%। एंड बिरला कॉर्प का -11% है। जब हम देखने जाए कि उनके 52 वीक हाई से कितना रिटर्न निकलता है, तो HDFC बैंक ऑलमोस्ट इन लाइन 21%, फिर PSP 3%, एक्सिस बैंक 35%, PCL प्रोडक्ट 40%, पूर्वांकरा 289%, निपॉन 89% एंड बिरला कॉर्प ऑफ अराउंड 40%। तो ये भी हम फ्लैश करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे कि जब हमारे जो भी टारगेट्स हो वो अचीव होते हो, तब हम फ्लैश करते कि वो अचीव्ड आर टारगेट्स। तो अगर किसी इन्वेस्टर को उसमें से अपना प्रॉफिट बुक करके किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना हो तो दे कैन डू इट। एंड हम ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक PDF भेजते हैं व्हेन वी थिंक दैट इस लेवल से ऊपर जाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, या वैल्यूएशन कंफर्ट हमको नहीं लगता है। वी डोंट थिंक दैट दी अर्निंग्स विल बी एबल टू कैच अप टू द प्राइस दैट इट इज ट्रेडिंग एट। तो हम वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्लैश करते हैं। एंड ये वो स्टॉक्स है जो आउटसाइड ऑफ दी समवत रिकमेंडेशन लास्ट ईयर में जो हमने दिए हो, उनके परफॉर्मेंस की भी हम बात करें तो टिप्स म्यूजिक था, दैट हैज गिवन गुड रिटर्न्स, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ग्रेविटा इंडिया 155% रिटर्न है अभी। एंड 52 वीक हाई का आप देखो उधर से तो 238% रिटर्न है। रोजारी बायोटेक 42% रिटर्न फ्रॉम 52 वीक हाई। CMS इन्फो 62%, प्राज इंडस्ट्रीज ऑल्सो 62%, एफएल इंडिया अराउंड 58%। तो ये हमारे जो स्टॉक रिकमेंडेशंस थे लास्ट संवत में 2080 में, उन सब के ये रिटर्न्स है। बट एज वी से पास्ट रिटर्न्स डोंट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। तो ये आपको हमने बताया कि ऐसे हमारे रिटर्न थे लास्ट ईयर में, उसका एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था। थैंक यू एवरीवन, विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली एंड गुड न्यू ईयर एज वेल। आपके जो भी क्वेश्चंस हो वो आप अभी हमारा जो चैट है उसमें आप पूछ सकते हैं। एंड आपका कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो वो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको चैट में एक बार भेजा हुआ है, उस पर आप जो भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो वो व्हाट्सएप कीजिए। अभी अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक क्वेरी हो तो वो आप इधर पूछिए, उसका जो भी आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू जो भी जानना हो वो आप चैट में बता दीजिए। So there is a question on stock related to power and energy sector. तो पावर एंड एनर्जी सेक्टर में लास्ट 1 ईयर में हमने काफी अच्छा अपमूव देखा है। उसमें आप NTPC भी ले लीजिए, या दूसरे जो भी उसके फाइनेंसिंग कंपनीज जो है PFC REC वो भी ले लीजिए। दूसरे भी काफी पावर कंपनीज है, उन्होंने एक अच्छा अपमूव दिया है। तो वो देखते हुए अभी फ्रेश एंट्री लेना इज लुकिंग डिफिकल्ट कि इस लेवल्स पे आके अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो तो अपसाइड उसमें कितना रहता है। वी हैव नो डाउट इन दी कंजम्पशन ऑफ पावर गोइंग टू गो अप मूविंग अहेड, बट वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी उसमें ज़्यादा हमको नहीं दिखता है। बट देन टू देर विल बी स्पेसिफिक स्टॉक दैट मे बी ट्रेडिंग एट रिलेटिवली चीपर वैल्यूएशन दैन दी अदर। तो वो आप क्वेरी जो भी हो, अगर आपका कोई स्टॉक माइंड में हो तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा, तो वो हम ज़रूर आपका उधर क्वेरी सॉल्व करेंगे। बट अगर आपके पास कोई स्टॉक है उसको आप पावर का वो होल्ड कर सकते हैं।
तो केमिकल सेक्टर में हमने काफी लंबे टाइम से, मतलब 4-5 महीने से एक पॉजिटिव व्यू लिया था। उसमें टेक्निकली भी काफी स्टॉक्स हमारे मंथली मीट में जो है उसमें प्रदीप सर ने, वीरेंद्र सर ने बताए थे, तो उसमें व्यू अभी पॉजिटिव है। तो केमिकल। तो केमिकल में भी काफी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, फिर सरफैक्टेंट्स होते हैं, फिर जैसे रोज़ेरी है वो सरफैक्टेंट यूज करके दूसरा केमिकल बनाता है। तो काफी डाइवर्स फील्ड है। तो उसमें भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, बिकॉज सम केमिकल प्राइसेस हैव कम बैक, सम हैव नॉट कम बैक। चाइना का जो प्रेशर है, तो वो आप देख सकते हैं कि काफी डाइवर्स है केमिकल सेगमेंट इटसेल्फ। तो वो आप स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आपके पास कुछ हो, या फिर हम आपको स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, तो आप उससे भेज सकते हैं। फिर REC, ऑयल इंडिया, ये सब आप क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप कीजिए। ऑटोमोबाइल एंड बैंकिंग सेक्टर, सो ऑटोमोबाइल सेगमेंट अगर आप देखें तो लास्ट 2 इयर्स में काफी अच्छा अप मूव उसने दिखाया है। एंड दैट हैज बीन इन लाइन, मतलब उनके जो वॉल्यूम्स है वो भी, सेल्स काफी अच्छे से बढ़े हैं लास्ट 2 इयर्स में। बट अगर हम देखें अभी के सिनेरियो में, तो जो भी नंबर्स आ रहे हैं होलसेल सेल्स के, रिटेल सेल्स के, वो बहुत स्लो डाउन हुआ है, स्पेशली इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। एक बहुत स्लो ग्रोथ हम देख रहे हैं, कुछ महीनों में डी ग्रोथ भी हम देखते हैं। एंड अगर हम बात करें टू व्हीलर्स की, तो जो दिग्गज कंपनीज है टू व्हीलर्स में, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, उन सब के रिजल्ट्स इस बार थोड़े ल्यूक वार्म आए हैं। तो अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए ऑटो सेगमेंट में हम थोड़ा अवॉइड का व्यू रखेंगे, वेर एज बैंकिंग में इट इज लुकिंग अ गुड स्पेस। अभी वैल्यूएशन भी काफी अच्छे हैं बैंक्स के। हमारे जो फेवरेट बैंक्स है, HDFC बैंक एंड एक्सिस बैंक, जो हमने इसमें भी रेकमेंड किए हैं, तो वी हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन दी बैंकिंग सेगमेंट। उसमें आप बैंक बीज भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना हो तो वी हैव पॉजिटिव व्यू ऑन दैट एज वेल। कैन एस बी ब्रोकिंग शेयर। तो IPOs के लिए अगर हम बात करें, तो 500 करोड़ से ज्यादा जो भी कंपनी रेज करती है, उसका हम एक इमेज बनाते ही हैं जो आप तक पहुंचता होगा। बट 500 करोड़ से नीचे का जो रेज करती है अमाउंट कंपनीज, उनके लिए हम कमेंट नहीं करते हैं। गोल्ड और सिल्वर विच हैज मोर पोटेंशियल अपसाइड। हेलो। हाँ, ओके। तो सिल्वर का तो हमने ऑलरेडी अभी रिकमेंडेशन जो सिल्वर 20 दिया है, सो सी सिल्वर के अंदर तो हमने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया ही है, सिल्वर 20। सो और एक्सपेक्टेशन की ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं है, बट गोल्ड हैज रन अप ए लॉट। जहाँ पे हम इनिशियली जब हमने रिकमेंडेशन गोल्ड के अंदर भी एक बाई कॉल दिया था मार्च के वेबिनार के अंदर, और वहां से एक अच्छा रिटर्न गोल्ड में दिख चुका है। एंड नाउ वी एक्सपेक्ट कि सिल्वर इज द वन जहाँ पे आपका जो अल्फा है वो बेटर, यहाँ पे रिटर्न कंपैरिजन टू गोल्ड अच्छा मिल सकता है। सो दैट इज द रीजन हमने एक सिल्वर 20 पे रिकमेंडेशन दिया है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल, उसमें भी मूवमेंट है अभी भी, क्योंकि इट इज होल्डिंग द मेजर सपोर्ट लेवल। एंड बट द थिंग इज कि जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है, वी आर मेकिंग इट आउट कि हमारी कोशिश वही होती है कि आपको जहाँ पे अच्छा और मिल सकता है रिटर्न, तो वही हमने रिकमेंडेशन किया है। अदरवाइज गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर लुकिंग बुलिश टू अस।
तो PSU सी पीएसयू इंडेक्स यदि हम कहें तो लास्ट 2 साल के अंदर पीएसयू बैंक्स एंड पीएसयू सीपीएससी दोनों ही ने ही बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इनिशियली जब हमने इसको रिकमेंडेशन किया था पीएसयू बैंक में, सो एट दैट टाइम ऑलमोस्ट द ईटीएफ वाज ट्रेडिंग एट 35-36 एंड इट मूव्ड ऑलमोस्ट 80 प्लस के लेवल पे वो मूवमेंट आ गया है। सो वी एक्सपेक्ट कि अब पीएसयू के अंदर वो रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल है। इट विल बी गोइंग इन ए फेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑल टुगेदर, बट जब जैसे ही अगर वो टेक्निकली हमको लग रहा है कि अब यहाँ पे एक फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट है, वी माइट अगेन गिव ए बुलिश व्यू। बट फॉर द टाइम बीइंग उसमें एक जो रिटर्न लास्ट 2-3 साल के अंदर आया है उसके चलते अब लग रहा नहीं है कि उसमें, और जो टेक्निकली हम देखें तो द इंडेक्स इज ट्रेडिंग बिलो इट्स मेजर एवरेजेस कंटिन्यूअसली। तो अनटिल एंड अनलेस वो क्रॉस नहीं होता है, एक बाई ट्रिगर उसमें नहीं आएगा, तो इट इज बेटर टू इग्नोर दैट पर्टिकुलर सेक्टर एज सच करेंटली। नो डाउट प्राइवेट बैंक्स आर द वन जहाँ पे कभी भी स्टिल वी आर हैविंग ए पॉजिटिव व्यू, बट पीएसयू वन कैन इग्नोर, क्योंकि द थिंग इज कि आपके पास पैसा लिमिटेड है एंड जो स्टॉक्स हमने टेक्निकली और फंडामेंटली जो रिकमेंड किए हैं दोज आर द मच बेटर वन टू जनरेट द रिटर्न एज सच। तो कोई पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में आपका कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एज सच। एग्री सेक्टर में भी हम अगर फर्टिलाइजर इज द वन, और दूसरे जो हैं दोज है रन अप ए लॉट एंड दो स्टॉक्स अगेन वो भी एक कंसोलिडेशन के फेस में है, वहां पे भी कोई फ्रेश टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं आ रहा है एंड फंडामेंटली निहाल विल गाइड यू बेटर इन दैट केस। तो तो PSU का एक पहले क्वेश्चन था। तो देर PSUs में हमने 2-3 इमेजेस बनाए थे। तो शिप बिल्डिंग स्टॉक जो है वो काफी अ, अच्छा रन अप देख चुके हैं इन द लास्ट 3 और 4 years। तो देर आर दी पॉजिटिव्स, यस, उनका जो ऑर्डर बुक है वो अच्छे से बढ़ा है। दी अर्निंग्स हैव आल्सो बीन गुड इन द लास्ट 3 और 4 years। बट आप एक बात समझिए कि जो भी पॉजिटिव थे सारे फैक्टर इन हो चुके हैं। एंड जो वैल्यूएशन, मतलब जो उनको पीई नहीं मिलता था बिफोर 3 years, वो प्राइस टू सेल उनको मिल रहा था बिफोर 2 और 3 months। तो उधर से एक करेक्शन आना बहुत ही ज़रूरी था। एंड ये करेक्शन आने के बाद भी अगर हम देखने जाए तो लॉन्ग टर्म एवरेज से काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहे हैं। एंड अब अगर आप देखो कि जो सारे पॉजिटिव थे ऑर्डर बुक के और वो सब अब प्ले आउट हो चुके हैं। नाउ द रियल गेम स्टार्ट्स कि एग्जीक्यूशन वो कैसे कर पा रहे हैं उन ऑर्डर बुक्स का। अगर एग्जीक्यूशन में थोड़ा भी उनका स्लो रहा तो वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो मार्केट ने ऑलरेडी फैक्टर इन कर दिया है। तो उसकी वजह से एक इवन डीपर करेक्शन पॉसिबल है उन सब में। एंड इन वजह से हम PSUs जो है ज़्यादातर जो शिप बिल्डिंग रेलवे स्टॉक्स में जो होते हैं उन सब में एक अवॉइड का व्यू लेके चल रहे हैं। एंड ये हमारा व्यू रहा है इन 3 और 4 months। मतलब जब भी हमने एक बहुत ही बड़ी रैली देखी थी कि द स्टॉक्स वेंट डबल ट्रिपल इन नो टाइम, तो तब से हम एक बहुत ही कॉशियस व्यू लेके आगे चल रहे थे। एंड एग्रीकल्चर सेगमेंट में भी अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है उस सेगमेंट में कि अगर रेनफॉल अच्छा हुआ, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ, अगर हीट वेव आया, हीट वेव नहीं आया, तो वो चाइना का भी डंपिंग का फैक्टर उसमें रहता है। तो अगर लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आप देखो तो एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन ज़्यादा नहीं देते हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर आउट ऑफ कंपनीज हैंड एज वेल। अगर आप मान लो यूपीएल है, अभी यूपीएल कैसे कंट्रोल कर पाएगा रेनफॉल को? नहीं कर पाएगा। हीट वेव को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? तो जो फैक्टर्स कंट्रोलेबल होते हैं कंपनीज के हाथ में, उन सेगमेंट्स में, उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है एंड ज़्यादा
कन्विक्शन भी आता है हमको वो रेकमेंड करने में, जो एग्रीकल्चरल सेगमेंट में वो आना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ऑल दी अदर्स आर रिलेटेड टू स्टॉक्स, तो वो सारे जो भी आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो आप सब हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, नंबर आपके पास है ही चैट में, तो उन सब पे आप भेज दीजिए। हम जितना हो सके उतना जल्दी आपको उस पे रिप्लाई करके आपकी क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। So as there are no further queries, thank you everyone for joining. Wishing you all a very happy Diwali and New Year.